सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल मुमुक्षु ई लर्निंग हब में। डियर लर्नर्स, आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में आपसे बात की थी प्रेजेंट टेंस के बारे में, जिसमें मैंने बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के बारे में बताया था। तो डियर लर्नर्स, हम सब जानते हैं, चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। टेंस हमारे जो थे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। पहला प्रेजेंट टेंस था, दूसरा पास्ट टेंस था और तीसरा हमारा था फ्यूचर टेंस। इस तरीके से टेंसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ये सारी बातें मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में कर ली थी। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पे जाइएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल और हमारी पुरानी वीडियोज़ को देखिए। तो ये टेंस इस तरीके से हमारे 3 पार्ट्स में होते हैं और फिर इन सारे पार्ट्स को 4 पार्ट्स में फिर सब डिवीज़न इनका किया गया है। तो जिसमें प्रेजेंट टेंस जो था हमारा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहले आता है, उसके बाद आता है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, ठीक है, कॉन्टीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। इस तरीके से ये 4 प्रकार इसको फिर से विभाजित किया गया था। तो इसके बारे में तो हम बातें कर चुके थे। तो इन चारों के बारे में तो हमने ढेर सारी बातें की थी। 1 बाय 1 हमने स्ट्रक्चर्स को राइट किया था। आई होप आपने लर्न भी कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक उसको रिवाइज़ नहीं किया है तो रिवाइज़ करते रहिए, नहीं तो बाद में आप जो अगर उसको गिव अप कर देंगे, छोड़ देंगे, तो फिर वो आप भूल जाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले लेते हैं पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जिस तरीके से हमारे प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हुआ करते थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो पास्ट टेंस है उसको भी 4 भागों में बांटा गया है। जो हमारा डियर सबसे पहला पार्ट है इसका, वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल पास्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हुआ? पास्ट इंडेफिनिट को हम सिंपल पास्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो हमारा है वो है पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, और थर्ड हमारा जो है वो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ हमारा जो होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ठीक है जी। तो ये 4 तरीके से पास्ट टेंस को डिवाइड किया गया था, सब डिवीज़न किया गया था। इन चारों में सबसे पहले हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। पास्ट टेंस का सबसे पहला जो पार्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वो हेडिंग डाल लीजिए। इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे, इसके क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या रूल्स होते हैं। अगर हमको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कोई सेंटेंस दिया है तो हम कैसे पहचानेंगे। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं इस प्रकार के वाक्यों में किस तरीके का एक्शन पाया जाता है। चलो मैं लिख देता हूँ। एक्सप्रेस द सिंपल एक्शन इन द ऑफ द पास्ट। ठीक है, एक्सप्रेस द सिंपल एक्शन ऑफ द पास्ट। इस टेंस में भूतकाल में जो साधारण क्रियाकलाप किए गए होते हैं उनकी बात की जाती है। ठीक है, इसको सिंपल पास्ट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए मैं इसको अब रफ कर देता हूँ। अब हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा कोई अमुक सेंटेंस जो दिया गया है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोज़ में सारे टेंसेस पढ़ाए, उनकी सबकी एक पहचान हुआ करती थी। ठीक उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस की भी एक पहचान होती है। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, हिंदी के जो वाक्य होते हैं, उनकी क्रियाएं जो होती हैं उनके अंत में था, थी, थे, बड़ा आ, ई, ए इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है जी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो हिंदी वाक्य होंगे उनकी क्रियाओं के अंत में
था, थी, थे, आ, ई, ए इत्यादि शब्द आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वह स्कूल गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे गया यानी कि या आ गया लास्ट में, तो इससे पता चलता है कि कार्य पास्ट में हो चुका है, कार्य हो चुका है और लास्ट में या आया है, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए जी, अब हम सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में हो तो उसको हम ट्रांसलेट करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करें, वो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस डियर, इसका स्ट्रक्चर होता है, या हम रूल बोल दें या स्ट्रक्चर बोल दें, बात एक ही होती है। ठीक है, सबसे पहला जो है इसका सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, और वी कैन से कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स गोइंग ऑन। ठीक है, लास्ट में हमारे अन्य शब्द चलते रहते हैं। हमारा जो मेन रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। फॉर एग्जांपल आई राइट हियर, सी सेंग अ स्वीट सॉन्ग। चलिए, स्वीट नहीं लिखा है मैंने, सी सेंग अ सॉन्ग। अब देखिएगा यहाँ पे सी जो है, सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और सेंग क्या है, सिंग का सेकेंड फॉर्म है, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो इस तरीके से हमको ये पूरा स्ट्रक्चर मिल गया इस सेंटेंस के अंदर। ठीक है, उसने एक गीत गाया। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। बहुत इजी रूल है, जितने भी टेंसेस हैं उनमें सबसे इजी रूल जो है वो यही है डियर, आप इसको ध्यान से समझिएगा। आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म अगर लर्न है तो आप आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मोहन ने पत्र लिखा। ठीक है, हमने एग्जांपल ले लिया, मोहन ने पत्र लिखा। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट इसमें मोहन है तो मोहन लिख दिया। फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखनी है, राइट मीन्स लिखना होता है, उसकी सेकेंड फॉर्म है रोट, यानी कि मोहन रोट दी लेटर, मोहन ने पत्र लिखा, मोहन रोट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, और रोट क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि राइट की सेकेंड फॉर्म रोट हो गई, तो मोहन रोट दी लेटर। इस तरीके से ट्रांसलेट हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। अध्यापक ने अंग्रेजी पढ़ाई। अध्यापक ने अंग्रेजी पढ़ाई। चलिए इसको ट्रांसलेट करिए आप लोग जल्दी से। देखिए अध्यापक क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, तो द टीचर, हम टीचर लिख सकते हैं यहाँ पे। टीचर, पढ़ाना की इंग्लिश में जो मीनिंग होती है वो होती है टीच। ठीक है, और टीच की सेकेंड फॉर्म है टॉट, तो टीचर टॉट द इंग्लिश। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा के हमने क्या किया है, इस सेंटेंस को, इस वाक्य को आसानी के साथ ट्रांसलेट कर दिया। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब आसानी के साथ आप लोग कर सकते हैं। आपके दिमाग में डियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, रूल होना चाहिए। अगर रूल आपको लर्न नहीं है तो मुझे नहीं लगता आप ट्रांसलेट कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद निगेटिव आता है, निगेटिव सेंटेंस, उसका भी रूल मैं लिख देता हूँ। देखिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे डिड नॉट ही लगाना है। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, उससे हमें कोई मतलब है नहीं। यदि हमारा सब्जेक्ट है और उसके बाद हमें डिड नॉट ही लगाना है, ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब ही नहीं है। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस बात को याद रखना है, जो हमारा डिड नॉट आएगा उसके साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लगानी है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। हमारा जो अफर्मेटिव होगा पास्ट इंडेफिनिट का, उसमें तो हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, लेकिन जो निगेटिव होगा तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जहाँ कहीं भी आपको डिड दिख जाए, डिड नॉट दिख जाए, वहाँ पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं हम। राधा ने एक
मीठा गीत गाया। राधा ने एक मीठा गीत गाया, सॉरी निगेटिव है तो नहीं लगाना पड़ेगा। राधा ने एक मीठा गीत नहीं गाया, ठीक है। राधा ने एक मीठा गीत नहीं गाया, तो कर दीजिए इसको ट्रांसलेट। राधा डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट लगाना पड़ेगा। और इसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो राधा डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। राधा डिड नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग, राधा ने एक मीठा गीत नहीं गाया, यानी कि राधा डिड नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग, मीठा गीत है ना, तो ठीक है, चलिए हमने स्वीट लगा दिया। राधा डिड नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, राधा ने एक मीठा गीत नहीं गाया। यहाँ पे देखिएगा, आप लोग नोटिस करिएगा, डिड नॉट के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लगानी है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म आपकी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आएगी, निगेटिव में नहीं आएगी। इज़ इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप वो कर सकते हैं अब आसानी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए निगेटिव में सिर्फ इतना ही है, आपको डिड नॉट लगाना है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, जबकि हमारा अफर्मेटिव में क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी, ठीक है। तो ये है आपका। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मोहन, आप लोग भी नोट करते जाइएगा। मैंने कहा था आपको, प्रीवियस वीडियो में बोला था कि आप लोग एक अपनी नोटबुक बना लीजिए, आप एक फेयर कॉपी बना लीजिए ग्रामर की, उस पर ये सारी चीज़ें नोट करते रहिए। ये चीज़ें आपके काम में आने वाली हैं भाई। मोहन ने बांसुरी नहीं बजाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मोहन हमारा सब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मोहन, MOHAN, मोहन डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारा नेगेटिव है। मोहन डिड नॉट प्ले, PLAY, प्ले दी फ्लूट, बजाना को इंग्लिश में प्ले बोलते हैं बेटा, ठीक है। प्ले मीन्स खेलना भी होता है और बजाना भी होता है। तो मोहन डिड नॉट प्ले दी फ्लूट, तो इस तरीके से जो है हमारा ये बन गया, मोहन डिड नॉट प्ले द फ्लूट, यानी कि मोहन ने बांसुरी नहीं बजाई। समझ में आ गया? देखिए मोहन हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने डिड नॉट लगा दिया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले लगाई, और दी फ्लूट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हमने आसानी के साथ इसको ट्रांसलेट कर दिया। चलिए अब होमवर्क में मैं कुछ सेंटेंसेस आपको दे रहा हूँ, इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करिएगा। चलिए पहला लिख लीजिए आप लोग, पुलिस ने चोर को पकड़ा, पुलिस ने चोर को पकड़ा। और सेकेंड है हमारा, अध्यापक ने विद्यार्थी को नहीं पीटा, अध्यापक ने विद्यार्थी को नहीं पीटा। इसके बाद हमारा थर्ड आता है, चलिए मैं थर्ड यहाँ पे लिख देता हूँ, पिताजी ने मुझे डांटा, पिताजी ने मुझे डांटा। और फोर्थ एक और नोट कर लीजिएगा आप लोग, माँ ने खाना पकाया, ठीक है। तो ये हमारे 4 सेंटेंसेस हो गए हैं। इनको आप ट्रांसलेट करिएगा और अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में टाइप करके भेज दीजिएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।